और पहली खबर में आज बात करेंगे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता छोड़ने को अपनी गलती माना। उन्होंने स्वीकार किया है कि जो इस्तीफे का फैसला था उससे लोगों में नकारात्मक संदेश गया। कांग्रेस और बीजेपी ने इसे सहानुभूति बटोरने की कोशिश बताया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में दिल्ली की गद्दी छोड़ने पर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने जिस दिन जन लोकपाल बिल को रोका, हमें उसी दिन इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। हमें इंतजार करना चाहिए था और लोगों को अपने फैसले के बारे में बताना चाहिए था। हमने अचानक सत्ता छोड़ी और लोग समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों किया गया। इस बीच शुक्रवार को अमृतसर में पार्टी उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे को सिद्धांतों से जोड़ा। भाग के कहाँ गया? अब यहीं तो खड़ा हूँ मैं, कहीं भाग के थोड़ी गया। असूलों पे छोड़ी थी, दोबारा चुनाव होंगे, दोबारा लड़ेंगे। इस बार 50 सीट आएंगी। 28 सीट से काम नहीं चल रहा था क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस वाले मिल गए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने वाली कांग्रेस इसे भूल मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस का आरोप है कि पहले तो उन्होंने कई वायदे किए और फिर सरकार छोड़कर भाग गए। पोलिंग के बाद ये कह रहे हैं इसलिए कि असेंबली का चुनाव वो जानते हैं कभी भी हो सकता है। तो अब अपनी असेंबली की तैयारी के लिए उन्होंने ये बानगी शुरू की है, मगर दिल्ली की जनता काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। उधर बीजेपी ने कहा कि ये गलती माफ करने लायक नहीं है। उसका कहना है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को मझधार में छोड़ दिया। वो गलती की है तो वो गलती जो है वो क्षमा करने योग्य नहीं है, क्योंकि आपने दिल्ली के लोगों को बेसहारा बना करके छोड़ दिया, बिना सरकार का बना के छोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल के इंटरव्यू पर कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिक्रिया के बाद आम आदमी पार्टी अपने नेता के बचाव में खड़ी नजर आई। जिस तरीके से लोगों में मायूसी आई, उससे ये जरूर लगता है कि हमें सरकार से इस्तीफा देने के पहले एक बार लोगों के पास जाके लोगों से पूछना चाहिए था, उनकी राय लेनी चाहिए थी और उनकी जो राय होती उस राय के हिसाब से काम करना चाहिए। केजरीवाल के इस बयान से ये सवाल उठाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की अस्थिर राजनीति से प्रदेश को क्या फायदा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो अरविंद केजरीवाल के इस इंटरव्यू और जिन्होंने कहा कि इस्तीफे की टाइमिंग गलत चुनी गई, उसका उन्हें अफसोस है। इस पर और खास बातचीत करने के लिए, उसके तमाम पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में अभय कुमार दुबे हैं, सीनियर फेलो हैं CSDS। अभय, स्वागत है आपका। प्रणव झा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। प्रणव, आपका स्वागत है। अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता। अमिताभ जी, स्वागत है। और दीपक वाजपेयी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। दीपक, आपको भी स्वागत है। सबसे पहले तो प्रणव, मैं आप समझना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एक असफल प्रयास है, एक बार फिर से लोगों को बरगलाने की कोशिश है। अगर कोई पार्टी और उसका नेता अगर चूक को मान रहा है तो इसमें बरगलाने की बात कहां से आ जाती है? टाइमिंग के ऊपर बात हो रही है कि एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो है अपनी महत्वाकांक्षा के लिए क्या क्या करता है। गलत नहीं है महत्वाकांक्षी होना, लेकिन जिन लोगों का भरोसा, जिन लोगों के सहारे वो चला है आगे, उसको धोखा देना गलत है। जैसा अभी आपने देखा, आपके रिपोर्ट में ही देख रहे थे कि ये उनको एहसास जो है ये पहले हुआ होगा, पहले भी इसके बारे में बात कर सकते थे। जिस दिन दिल्ली के 7 सीटों पर चुनाव हो गया, गुड़गांव में चुनाव हो गया, हरियाणा के 10 सीटों पर चुनाव हो गया, उस दिन देखें ये सगुफा छोड़ते हैं कि हमें अफसोस है। और इसका कारण साफ है कि वो आगे दिख रहा है कि हो सकता है दिल्ली का चुनाव जल्द हो, उसकी तैयारी जो है पृष्ठभूमि बनाने की। तो दिल्ली के वोटर ही फोकस थे तो दिल्ली में मतदान से पहले, एक दिन पहले भी बयान आ सकता था। आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि तब जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है, जो घूम घूम के प्रचार करे थे देश के चारों भागों में, तो वहां की सीटों पर इसका प्रभाव पड़ता, वहां उनका मत कम होता। इसलिए उन्होंने जो है चुनाव के पहले नहीं कहा इसके बारे में। अमिताभ जी, आपकी पार्टी कह रही है बेसहारा छोड़ दिया और अब वो गलती की माफी मांग रहे हैं या गलती मान रहे हैं, ये गलती माफ करने लायक नहीं है। बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी थी, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सरकार बनाने के लिए क्या ये माना जाए कि वो सहारा देने में कमजोर थी और इसीलिए सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पार्टी सहारा देने काबिल बची थी वहां पर? कविंद जी, सबसे पहले जो ये अरविंद केजरीवाल जी का वक्तव्य है उस पर मैं 1 मिनट का समय चाहूँगा। अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा उसके पीछे उनका मंतव्य दिल्ली की जनता नहीं है, उनका मंतव्य देश की जनता है, क्योंकि देश की जनता ने उनको भगोड़ा मान लिया। दिल्ली की जनता इसलिए वो दिल्ली की परवाह उनको अभी नहीं है क्योंकि उनके सामने प्रधानमंत्री की कुर्सी दिख रही है
और इसी के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने में, उनको दिल्ली में तो जितनी उनको व्यवस्था फैलानी थी, जितना कन्फ्यूजन करना था वो कर गए, और दिल्ली में अब उनको कोई खास आशा नहीं थी, जो मेरी जानकारी है। इसीलिए उन्होंने अब दिल्ली का चुनाव खत्म होने के बाद में देश में ये अपना एक फोकस प्रो कैंपेन चलाया, इसमें उनका ये स्टैंड आया है। इसलिए ये बात जो है अब देरी या सबेर का नहीं है। मुझे लगता है कि यदि उनको वाकई में ऐसा करना चाहिए था तो उनको करना चाहिए था उसी दिन जिस दिन उन्होंने छोड़ा, उसके बाद उनकी थूथू हुई। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन अब देखिए, यदि उनको वाकई में पछतावा, क्योंकि आप वक्तव्य पूरा पढ़े तो उसमें उन्होंने कहा है कि लोगों को समझाने में गलती हुई और लोग जो है उसको गलत समझ गए, यानी लोगों का नब्ज वो नहीं पकड़ पाए। तो इसका मतलब तात्पर्य सीधा है कि वो असफल नेता है, असफल राजनीतिज्ञ है, क्योंकि जो राजनीतिज्ञ देश की जनता की समझ और नब्ज पे पकड़ नहीं रख सकता, उसकी समझ नहीं रखता, तो वो कभी सफल नहीं होगा, वो हमेशा ऐसी गलतियां करता रहेगा। ये उनके पिंड में है। अब मैं आता हूं उस विषय पे जो आपने कहा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से तय कर दिया था कि खरीद फरोख्त करके अभी चुनाव में हम सरकार बनाने की कोई कोशिश न दूर दूर तक नहीं करेंगे। अब उस स्थिति में अरविंद केजरीवाल ने जो कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाया, या तो बनाते तो बेसहारा छोड़ते नहीं। मुद्दा यह है भारतीय जनता पार्टी का, सरकार नहीं बनाते, ये बना के छोड़ना यानी आशाएं जगा के उन आशाओं पे तुषारपात कर देना, ये धोखेबाजी है। लेकिन अब मैं अंतिम प्रश्न पे आ रहा हूँ, उसके बाद तो आप अरविंद केजरीवाल से हट जाएंगे। यदि उनको वाकई में पश्चाताप हो रहा है, अभी आशुतोष भी ये बोल रहे थे कि गलती हो गई, जनता के जो अभी वो अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाए और अफसोस में है जनता, तो अभी उन्होंने जो एक पिटीशन फाइल कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें विधानसभा भंग करने की सिफारिश का केस आप पार्टी ने फाइल किया है, वो जाएं और विड्रॉ करें वो केस और कहें कि नहीं हमसे गलती हो गई थी और हमारा ये जो विधानसभा भंग करने का एप्लीकेशन है वो हम डिसमिस्ड एंड विड्रॉ कराते हैं। लेकिन यदि वो नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि वो दोमुहापन है, दोगलापन है और हिपोक्रेसी है। ये नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं इस पर लौटूं उससे पहले दीपक, दो पार्टियां हैं, एक से आपने सपोर्ट लिया और दूसरी के खिलाफ आप मैं कह रहा हूं कि विधानसभा में लड़ते रहे। सपोर्टर पार्टी आपसे कह रही है, आप पर आरोप लगा रही है कि आप जो है दिल्ली की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि देश की जनता को बरगलाने की कोशिश हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? और जो आप लोगों ने कहा पछतावा हुआ, उसमें एक बात और आपके जो नेता ने कही है कि जो आपका कैडर था, क्या उसकी कमी थी कि वो उस मैसेज को जनता तक नहीं दे पाई जिस मैसेज को देने के लिए रिजाइन किया गया। और आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने मिस कम्युनिकेट किया, जिसके चलते गलत संदेश किया और आपकी पार्टी सरकार को भगोड़ा तक कहा गया। जी, पैनल में मौजूद सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और अभय जी ने मुझे पत्रकारिता सिखाई है, जनसत्ता में कुछ वर्षों काम किया, मैं कुछ समय काम किया और बड़ा सौभाग्य उनके साथ हूं। अब आपके सवालों का जवाब, दो प्रमुख पार्टियां जो बहुत लंबे समय से राजनीति में हैं, दोनों इस फैसले का अलग अलग मायने निकाल रही हैं, उलटबाजी। देखिए, एक कहती है हमारे दिल्ली पर नजर है, दूसरी कहती नहीं नहीं इसका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। तो शायद दोनों लोग इसका माने नहीं समझ पा रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस पे कैसे रिएक्ट करें। पहली चीज तो ये। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो सहयोगी, उनका ये कहना है कि हम जनता की नब्ज नहीं समझ पाए। हाँ जी भाई, आप कहते हैं हम नारी लोग हैं, शायद नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन जैसा मुझे ख्याल पड़ता है, बतौर पत्रकार मैंने देखा है 2004 में भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में लड़ रहे थे, पोर्टफोलियो बांट रहे थे, मिनिस्ट्रीज बांट रहे थे और उनको कतई अंदाज नहीं था कि चुनाव में क्या होने वाला है। 2009 में भी अब यही हुआ है। अब हम सुन रहे हैं अरुण जेटली जी सलाह ले रहे हैं लोगों से कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं बैंक्स की, उनका क्या करना चाहिए, वो अपने आप को वित्त मंत्री लगा के चल रहे। तो मुझे लगता है कि नब्ज भांपने में शायद भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बार गलतियां हुई हैं। तीसरा सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सज्जन ने हमसे कहा है कि हम अपनी पिटीशन विड्रॉ कर लें। मैं केवल एक सवाल जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपना रुख क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में क्लियर करती है कि वो सरकार बनाना चाहते कि नहीं? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में समय लिया है कि हम अभी इसका जवाब नहीं दे सकते। मुझे समझ में नहीं आता है क्यों हमसे पिटीशन जनता के दरबार में अभी घोषणा करें कि उनका इस पर क्या स्टैंड है और सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं। अब सवाल यह कि अरविंद जी ने जो बात कही है उसका क्या माने हैं। अरविंद जी ने बहुत साफ शब्दों, आप ईटी का इंटरव्यू पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर आ जाएगा। अरविंद जी ने कहा है कि उस फैसले को लेकर बिल्कुल नहीं कहा कि हमसे गलती हुई। सिद्धांत रूप में आज उन्होंने क्लैरिटी भी दी इसमें अमृतसर में। उन्होंने कहा कि सिद्धांत रूप में उस फैसले में हम एकदम आज भी वहीं खड़े हुए हैं। लोकपाल हमारा पहला कमिटमेंट है जिसकी वजह से हम पॉलिटिक्स में आए थे और इसलिए उस पर इस्तीफा तो हमें देना ही था।
उनका यह कहना है कि शायद जनता को हमें पहले समझाना चाहिए था, क्योंकि जिस कदर अब आप ये नहीं कह सकते कि हम भ्रष्ट हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हम जो अपराधीकरण कर रहे हैं पॉलिटिक्स का, ये नहीं कोई आरोप आपके पास है नहीं, तो आप क्या कहते हैं कि जी कुर्सी छोड़ के भाग गए। अमूमन भारतीय राजनीति में यही आरोप लगा है कि आप कुर्सी से चपके हुए हैं येदियुरप्पा जी की तरह, भारतीय जनता पार्टी जैसे कर्नाटक में कर रही है। तो आप बात कर रहे हैं, पहली बार देश में करेंगे कुर्सी छोड़ के भाग गए, शायद हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए। जी, मैं उसी पे आ रहा था, क्योंकि मैं वही ईटी में जो इंटरव्यू दिया, मेरे हाथ में वो कॉपी है जिसमें साफ अगर मैं शब्दों को पढ़ना चाहूं तो उसमें यही मैसेज है कि बीजेपी और कांग्रेस ने जो कम्युनिकेट किया जनता के बीच में, उसका असर गलत हुआ और हम सही ढंग से कन्वे नहीं कर पाए उस मैसेज को। अब मैं आपके पास आना चाहूंगा, दोनों पार्टियों का रुख जाहिर है, चुनाव है तो अलग अलग स्टैंड होगा, लेकिन क्या जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि टाइमिंग को लेकर उसके बाद जो मैसेज था वो नहीं जा पाया जो चाह रहे थे, इस तरह की एक भूल करना, उसके बाद उसकी स्वीकृति आज की राजनीति के परिदृश्य में क्या इशारा कर रही है, और बाकी दोनों पार्टियों के जो आरोप हैं उसमें कितना दम आपको नजर आ रहा है? मैं सिन्हा साहब का वक्तव्य बहुत ध्यान से सुन रहा था, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए 4 सुभाषितों का इस्तेमाल किया, दोमुहा, दोगला, भगोड़ा और हिप्पोक्रेट। अभी हाल किया था, इनकार नहीं कर सकते उस समय। मैं इनकार करूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तो पहली बात ही बताता है कि इस वक्त चुनावी बहस जो है वो किस रसातल में चली गई है। जो आदमी मौजूद नहीं है, और ये भी दूसरा जो जनता के बीच में आरोप लगाया गया पार्टियों के, ये भी एक दूसरा स्तर है कि बीच में भी बोलते हैं, दूसरा चुपचाप बैठा हुआ, लेकिन वो जरूर बीच में बोलते हैं। नहीं, आप इतना स्पेसिफिक मेरे बारे में बोलने लगे। बोल रहे भाई, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की आज फैशन बना हुआ। थोड़ा सा दोगला, भगोड़ा, हिप्पोक्रेट, 5 सेंटेंसों के वक्तव्य में 4 गालियां। नंबर 1, चोर और भ्रष्ट क्या है? अभय जी, भ्रष्ट किसी को नहीं, आपने नहीं कहा। आप आदमी पार्टी जिसकी आप वकालत कर रहे हैं, वो कहिए ना। नहीं, हम क्यों कहें? आप दूसरी चर्चा क्यों नहीं बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल गलत बोल रहे हैं? आप अरविंद केजरीवाल को बोलिए कि वो दूसरे को भ्रष्ट और चोर कहना गाली नहीं है। नहीं, इसी बात को चोर और भ्रष्ट कहना गाली नहीं है क्या? इसी बात को सुनते हुए पार्टी के प्रवक्ता से ये अनुरोध है, कृपया बहस को चलने दें। इसी बात दोनों एक सुर में बात करें। इसी बात को सुनते हुए मुझे याद आ गया कि 60 के दशक में, 70 के दशक में और 80 के दशक में अच्छा और बेहतर नेता किसको माना जाता था? उसको माना जाता था, इसका ये फिक्रा होता था कि मैं इस्तीफा जेब में लिए घूमता हूं, और अगर कुछ भी ऐसा हो जाएगा जो हमारे सिद्धांतों और उसूलों के खिलाफ होगा, तो बिना इस बात की चिंता किए हुए कि हमारी राजनीति में आगे और पीछे क्या नुकसान होगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज का जमाना यह हो गया है कि एक व्यक्ति जो कह रहा है कि इसको मैं उसूलन ठीक मानता हूं, आप उससे असहमत हो सकते हैं, आप कहिए आपके उसूल गलत है, मतलब उसके बारे में ये ऐसा कहा जा रहा है। तो मेरी राजनीतिक संस्कृति कितनी ज्यादा बदल गई है, ये उसके ऊपर एक टिप्पणी है। मैं आपको बताऊं कि अरविंद केजरीवाल ने, वो सरकार में आए, उनका जो वक्तव्य है आपने ठीक ही उसको बताया, उसको अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो उन्होंने कभी अपने निर्णय में कोई अफसोस जाहिर नहीं किया। उन्होंने साफ कहा है कि जो कुछ उनसे गलती हुई है वो एक कार्यनीतिक, एक रणनीतिक, या किसी को टैक्टिकल मिस्टेक कहते हैं, टेक्निकल मिस्टेक है, उस तरह की गलती हुई है, और उस वक्तव्य को उसी संदर्भ में पढ़ा भी जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है यह है, और अरविंद केजरीवाल का ये जो कृत्य है, ये काम जो पुरानी नैतिकताएं हैं राजनीति की, जो पूरी तरह से तिरोहित हो चुकी हैं, जिनका अवसान हो चुका है, और जो हजारों करोड़ रुपए की चुनावी मुहिम में बह गई है, मतलब जो है जो कांग्रेस भी चला रही है और भारतीय जनता पार्टी भी चला रही है, उस मुहिम में उसको कम पैसे खर्च कर रही है, ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। बहस तो यही है भाई, हमें पैसे कम मिल रहे हैं, इनको ज्यादा मिल रहे हैं। लेकिन ये मॉडल 1984 में राजीव गांधी ने स्थापित किया था, एक महंगी चुनाव कैंपेन चलाने का, जिसको नरेंद्र मोदी ने चरम शिखर पर पहुंचा दिया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो पुरानी नैतिकताओं के मुझे वाहक लगते, ये जो पूरा काम है ना, ये पुरानी नैतिकताओं के वाहक लगते हैं, जिन नैतिकताओं को अभी भारतीय राजनीति में दोबारा स्थापित करने की आवश्यकता है। आप करें पुराने मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की आवश्यकता ही नहीं थी, दुबे जी काफी थे आज के लिए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि
अभी जो ये चुनावी खर्च की चर्चा अरविंद केजरीवाल के विषय में लेके आ गए, नई चर्चा, इस पे मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो संवाद का आज का युग है, इस संवाद के युग में यदि आप संवाद नहीं करेंगे तो आप किसी को बोलने मत दीजिए। बिल्कुल नहीं। हाँ, आप लोग दोनों हैं ही इस ऐसे के लिए कि एक दूसरे आप गुरु शिष्य हैं, ये तय हो गया है, गुरु शिष्य हैं आप लोग, और आप लोग गुरु शिष्य एक भाषा बोलेंगे। मुझे खत्म करने दीजिए, मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। सुनिए, इन्होंने जो मैंने आके सबसे पहले आपको प्रणाम किया सिन्हा साहब। नहीं प्रणाम मैंने आके आपको प्रणाम किया था सर। भी आपको आप ऐसे कैसे कर अपने लेकिन गुरु को प्रणाम किया तो आपको भी प्रणाम किया। लेकिन आप दोनों एक भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता को प्रणाम किया, कभी भी को प्रणाम किया। यही चुनाव में बयानों की तलखी पर आयोग भी सख्त है। मैं उम्मीद करता हूं मैं तकनीकी जवाब दे रहा हूं, आपकी बात करें। मत में आइए। और अगर कोई आपको टोकता है इसके लिए आप, लेकिन आप दोनों एक ही बात करना आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप पॉलिटिकल आपने मत जवाब नहीं यदि आपको बता रहा है एक यहाँ पे विश्लेषक मजल कर रहे हैं, उनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। आपने एक एक करके आपकी बात के लिए आपको समय मिलेगा। मैंने अपना समय लिया है, इसलिए आप जरा सा धैर्य से सुनिए मेरी बात। आपने जो तकनीकी प्रश्न आपने सवाल नहीं पूछा क्या जिसका आप जवाब दे रहे हैं? आपने किसी ने सवाल नहीं पूछा। आप लगता है आप दुबे जी के साथ ना एक दूसरे के प्रवक्ता हैं। चुप रहिए। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। जो आपने कहा कि कोर्ट में हम अपना क्यों नहीं हलफनामा दायर कर रहे हैं, हमारा हलफनामा तो बाद में है क्योंकि हम रिस्पोंडेंट हैं, आप पिटिशनर हैं। और आपने जब ये गलती मान ली है तो आपके ऊपर समय दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था, आपको 3 हफ्ते का टाइम दिया था। आप कोर्ट में ये नहीं बता पाए कि आपको सरकार बनानी कि नहीं। आप जैसे पत्रकार हैं, 3 हफ्ते में आपको जवाब क्यों नहीं सूझा? आप मुझे लीगल नहीं, आप लॉयर होंगे, 3 हफ्ते में जवाब क्यों नहीं सूझा आपको? लॉयर है तो कोई बात नहीं। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको क्यों नहीं सूझा? और दीपक का निवेदन है कि धैर्य के साथ, संयम के साथ चुनावी चर्चा में आप तकनीकी तौर पर मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि आप पिटिशनर हैं, मैं आपसे तकनीकी प्रश्न पूछ रहा हूं। पिटिशनर आप हैं, आप पिटिशनर हैं, आप पिटिशनर नहीं है। संसदीय भाषा यहाँ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती है और इसके लिए पूरी तरह पाबंदी है। जिस तरह से आयोग सख्त है, हमारे इस सिस्टम में हम भी चाहते हैं कि संसदीय भाषा के तहत आप बात करें, और चोर और भ्रष्ट करना संसदीय है। दूसरी बात है, इतना एक छोटा सवाल ये था कि जिस तरीके की ये पिटिशनर है उसके आज इनके हम पर रोक लगा दी भाषा देने पे। मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि असल में बोलने पर रोक लगानी पड़ी आयोग को। दीपक मैं जानकारी होनी चाहिए कानून की। उसी पॉइंट पर कि असल में जो आज कहा गया, जो बयान आ रहा है, क्यों ऐसा है कि इसे भी लोग राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं? और क्या ऐसा नहीं कहा जाए क्योंकि जिस तरीके का घटनाक्रम रहा है और जो आज मैं कहूं इंटरव्यू के जरिए स्वीकृति बाहर आती है, क्या वाकई वो टैक्टिकल कोई पॉइंट है जो कि इंटरव्यू में कहा जा रहा है? यह स्वाभाविक तौर पर इसे माना जाना चाहिए क्योंकि इसके बारे में बहुत पहले से अलग अलग तरह के आरोप लगते रहे, आप भी जानते हैं। दीपक अरे सर, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरविंद जी ने बिल्कुल बेबाकी से इस बात को स्वीकार किया है कि उस वक्त हमने इस्तीफा क्यों दिया, उसका कारण शायद हम ठीक से जनता को नहीं समझा पाए, यही स्वीकारोक्ति है। वो फैसला हमारा गलत था ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है, हम उसके साथ स्टैंड करते हैं। हमारा कारण कि हम क्यों पॉलिटिक्स में हैं वो है भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान और एक मजबूत लोकपाल बिल। वो नॉन निगोशिएबल है आम आदमी पार्टी का, वो फैसले के साथ हम आज भी खड़े हैं। केवल अरविंद जी ने ये कहा है लेकिन संविधान के बाहर का लोकपाल बिल समझा नहीं पाए, संविधान को तोड़ के अराजकता फैला के लोकपाल बिल। आप अराजक हैं, आपने घोषणा की कि आप अराजक हैं। अब ये देखिए, अब आप देखिए, आप हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, आपने बोलने दिया था कि हम बोलने दिया था, जवाब नहीं दे रहे। मैं जवाब दे रहा हूं दीपक, मैं जवाब दे रहा हूं। दो बातें दीपक, एक जो बीजेपी का आरोप है अमिताभ जी के थ्रू, हमने अराजक का, ये एक वर्ड जो मैंने कई चर्चाओं में सुना है जो कि आपकी पार्टी और आपके नेताओं पर लग रहा है, इस पर क्या कहना है पार्टी को? और दूसरा ये कि क्या आज की राजनीति में, क्योंकि कई जगह मैंने इंटरव्यू में इस तरह की बातें पढ़ी हैं कि कहा गया कि नहीं, अगर हमें सिस्टम को बदलना है तो अगर हम अराजक हैं तो अराजक ही सही, क्या इसे आप मान रहे हैं? नहीं सर, वो देखिए, ये फिर वही बात है, जिस दिन उन्होंने अरविंद जी ने बयान दिया था उसके बाद हमने इसको स्पष्ट भी किया। आज आपने मुझे मौका दिया इसको स्पष्ट करने के लिए, इसके लिए धन्यवाद।
अराजक होने का हम पर आरोप इसलिए लगाया गया उस रोज की बात, जिस रोज की बात कर रहे हैं कि हम जाकर धरने पे बैठे। 3 चीजें रिमाइंड करना चाहता हूं आपको कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी सीएम रहते हुए धरने पर बैठे थे, वो शायद ये भूल गए हैं, और ये कोई गलत बात नहीं है। जब जिस शहर में पुलिस हमारे पास नहीं है, पुलिस एट्रॉसिटीज होती हैं, हमारा अभी भी कन्विक्शन है कि अगर हम ऐसे में जनता, निरीह जनता के लिए धरने पर जाके बैठते तो हमारा सही है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि अराजकता है, हमने अंबानी जी के खिलाफ मुकदमा किया। अरविंद केजरीवाल का बयान है, इन्होंने मिस्टर प्रवक्ता, आपके अरविंद केजरीवाल जी का बयान है ऑन रिकॉर्ड कैमरे में कि हाँ हम अराजक हैं। यही उन्होंने कहा था कि अगर दिल्ली, सर यही उन्होंने कहा था धरने पे, मैं वहीं पर था। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली की निरीह जनता पर पुलिस के अत्याचार और अनसुनापन के खिलाफ अगर मुझे धरने पे बैठना पड़ता है, सड़क पे उतरना पड़ता है, और दूसरे लोग अगर इसको मुझ पे आरोप लगाते हैं अराजक, तो अगर ये अराजकता है तो आप मुझे अराजक कहिए। ये बात उन्होंने कही थी। प्रणव, मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। आप संदीप, कविंद्र जी बैठे हैं, ये कहते कि कुछ कहा था तो हम मान लेंगे। जी दीपक, मैं आपका लौट रहा हूं। प्रणव, जो बात आपकी पार्टी आज आरोप लगा रही है, इसी अराजकता के आरोप आपकी पार्टी की ओर से भी लगे, आम आदमी पार्टी को लेकर। उसी पार्टी के साथ आपने सहयोग भी किया, आखिर तक समर्थन भी रहा, और फिर उसके बाद आपने कहा कि वो सरकार छोड़कर भाग गए, यानी भगोड़ा तक कहा गया। असल में ऐसी क्या मजबूरी है कि एक तरफ समर्थन, उसके बाद अगर वो जिस पॉइंट पर आपने कहा कि नहीं छोड़कर भागना चाहिए था, अगर उसके बाद वो मुख्यमंत्री ये कहे कि टाइमिंग में गलती थी या हम नहीं कन्वे कर पाए, उसके बाद भी उस पर बयान और राजनीति? देखिए जरा कि हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं राजनीति के, कि बहस करने आए थे हम किस मुद्दे पर, और निष्पक्ष हमारे अवैध विजय ने बात की, जो कि उनसे प्राइवेटली कह सकते थे, जो उनको कंप्लेन था जिस मुद्दे को लेकर के अमिताभ जी से बात कर रहे थे, और जो इनका दीपक जी का लगातार वक्तव्य रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वाद विवाद प्रतियोगिता से वोट जो है प्रभावित नहीं होता। आप अच्छा वाकपटु होकर लोगों का दिल नहीं जीत सकते। बात है कि जब आपको मौका मिला कुछ करने के लिए, जिसके लिए आपने मैंडेट लिया, आप अकेले, आपको मैंडेट नहीं मिला, उस पर किसी ने आपका समर्थन किया, आप उसमें आगे चढ़कर, आगे बढ़कर कुछ सकारात्मक काम करते, जिससे कि आपका एक वजूद होता, आप एक मुकाम हासिल करते और आप उसके बेसिस पे आगे मैंडेट लेने जा सकते थे। इसमें आपने मतलब कहिए कि एज ए प्रेशर आप भागते रहे, उसमें भी आपने जनमत कराया, संग्रह कराया, और लोगों में जाके वो कि हम यहाँ आज वो करेंगे, वहां से लोगों से पूछेंगे, पूछ करके आपने वो किया। और उसके बाद आप अभी भी जो बात कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि इनका जो वक्तव्य है, जो जिस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, उस इंटरव्यू से क्या उनको कहीं ना कहीं अफसोस है कि मैंने जो ये काम किया उससे उसका मुझे फायदा नहीं मिल पाया। मैं लोगों का जो ये जो नब्ज है, जो लोगों का मैं पकड़ नहीं पाया कि मैं जो ये करने जा रहा हूं उसका मुझे, अगर ये इनको पहले पता होता तो ये ना करते या फिर कुछ और चाल चलते। तो ये राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, ये इमेच्योरिटी है, ये राजनेता का ये तरीका नहीं है, ये राजनीति नहीं है। चलिए, ये मौका परस्ती है। अब 2 बातें हैं। एक जो आपने बात कही थी कि मूल्यों को लेकर इस तरह की बात नहीं दिखती, जो कि अरविंद केजरीवाल ने कही है, इसको मानते हुए, और जो बात प्रणव करे वो भी एक कदम दिखता है कि कुछ भी हो, लेकिन टैक्टिकल मिस्टेक तो हुई है उस राजनीतिक दल की ओर से, जो कि बड़े सपने देख रहा हो, तेजी के साथ फैलने की कोशिश कर रहा हो। ये एक बड़ी गलती अरविंद केजरीवाल की सरकार ने की उस वक्त। वो तो उन्होंने स्वीकार खुद ही कर लिया, जो टेक्निकल मिस्टेक है उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया। उसके ऊपर तो अब खुद स्वीकार कर लिया, उसका जो नुकसान होगा वो उठाएंगे वो, क्योंकि वोटर को लेकर भी दूसरी बात मैं ये कहूंगा, जो अराजक होने का प्रश्न है, जिसके ऊपर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, मुझे पता नहीं कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्तागण अराजक शब्द से इतने बचाव की मुद्रा में क्यों चले जाते हैं। मेरा तो मानना ये है, वो ना तो प्रशंसा भाव से उसको ग्रहण करना चाहिए, उनको और बधाई देनी चाहिए कि आपने हमें एक बहुत ही अच्छा जो 4 जो गालियां सुनाई थी, उसके मुकाबले ये ज्यादा बेहतर उपाधि है जो आपने हमें दी है। जिस देश के अंदर 2 सबसे बड़ी पार्टियां जिस तरह की चुनाव कैंपेन चला रही हो, जहां पे चुनाव आयोग नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की आदेश दे रहा हो, जिनको अभी आपने खबर में बताया, कह रहा हो कि इनके रैलियों पर, उनके रोड शो पर पाबंदी लगाई है। जहां इस तरह की चुनावी कैंपेन चल रही हो, हर कीमत पे हमें वोट चाहिए, चाहे हम किसी भी स्तर तक गिर जाएं, हर कीमत पे वोट चाहिए, चाहे काले धन की बैसाखी पर खड़े हो जाएं पूरी तरीके से, वहां पे थोड़ा बहुत अराजक हो जाना बेहतर है। मैं 2 मिनट 2 बातें कहना चाहूंगा। एक तो अरविंद केजरीवाल जी के इस वक्तव्य के बाद हमें बधाई देनी चाहिए कि वो पूरी तरीके से सफल है। उनकी सिर्फ और सिर्फ रणनीति है कि वो कहीं से भी मीडिया ग्लिट्स पाए, और ये जो उनका प्रचार का मुफ्त तरीका है,
उसमें वो पूरी तरह से सफल है कि ये कार्यक्रम आज अरविंद केजरीवाल पर आधारित हो गया, वरना कोई मुद्दा नहीं था अरविंद केजरीवाल पे बहस करने का। नंबर 1। नंबर 2, जो लगातार आजकल बहुत चलन हो गया कि 1 मिनट आप दीपक जी आएगा आपके पास मौका। और दूसरा जो आजकल चलन हो गया है कि जितने अच्छे पत्रकार हैं आजकल आम आदमी पार्टी में अपना देख रहे हैं भविष्य, मैं इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे एडवाइजर्स हैं आम आदमी पार्टी में, उनको सही राय भी देते हैं, कई बार गलत राय भी देते हैं। आम आदमी पार्टी पे विवेक रखना चाहिए कि कौन सही राय दे रहा है, कौन गलत। पत्रकार होने का मतलब ही हमेशा सही राय नहीं होती। चलिए दीपक, एक संक्षेप में टिप्पणी, आपसे 2 बातों के जवाब चाहूंगा। पहली बात ये, इसमें केवल एक चीज में, एक लाइन का जवाब मैं दे रहा हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी बोलिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जो हमारे भाई साहब ने, भारतीय जनता पार्टी के सज्जन ने कही है, उसका जवाब यह है कि हां, अगर मीडिया हेडलाइंस में हम हैं, इससे हमारा प्रचार होता है, हम फिर भी संतुष्ट हैं। हमारे पास 500 करोड़ रुपए देकर, आप देखिए सारे पहले पन्नों पर, सारे अखबारों पे जो आपका करोड़ों रुपए का विज्ञापन छपा, हमारे पास पैसे नहीं है। हमको तो मीडिया जो कवर करता है उसी से देश में हमको लोग जानते हैं। आप हमको इसको जो भी गाली देनी है वो दीजिए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है सारे अखबारों का विज्ञापन खरीद लेने के पहले पन्ने पे। ये आप ही को मुबारक हो, इस संस्कृति के हम खिलाफ हैं। अब मेरा सवाल, और नाटकबाजी करते रहे। मेरा सवाल एक आखिरी सवाल जिसे मैं खत्म करना चाहूंगा। दीपक, जिस तरीके का माहौल है, जिस काले धन से विज्ञापन छपवाइए, हमको आप नाटकबाज किए, हमें कोई हर्जा नहीं। दीपक, मेरा सवाल एक आखिरी सवाल आपसे था, उसका जवाब मैं चाहूंगा। गालियां सब आपके शब्दकोश में, हम आपको कोई गाली नहीं देने वाले। हाउएवर मच यू प्रोवोक मी। चलिए दीपक, मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके की बातचीत हो रही है, जिस तरीके की बातें की जा रही है कि भाई आपकी पार्टी, आपके पार्टी के नेता जो हैं वो मूल्यों को वापस ला रहे हैं जो 60, 70, 80 के दशक में दिखते थे। मेरा सीधा सवाल यह कि क्या आपको लगता है कि आज के यथार्थ में वो वाकई उतने क्रूशियल हैं, उनका इफेक्ट है, या फिर कहीं जिस तरह के आरोप लगते हैं कि वो सिर्फ मूल्यों का दिखावा है, असल में वहां पर भी अलग तरह की टैक्टिक्स है और निशाना वोट बैंक है? सर, जादू हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। आप ये जो मूल्य हैं, ये पूरी राजनीतिक संस्कृति बदलेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। जिस दिन हमने दिल्ली के चुनाव खत्म हुए और हमको सीटें मिली 28, उसके बाद हमने एक सभा की थी जंतर मंतर पे। अरविंद जी ने एक बात की थी, उस बात को जरा गौर से सुनिएगा और कंपेयर कीजिएगा जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा उससे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं अच्छे लोग जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में हैं, वो जाकर अपनी पार्टियों का चार्ज ले, उसका नेतृत्व ले। हमने ये नहीं कहा कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत या भाजपा मुक्त भारत चाहिए, इन दोनों पार्टियों को, इलेक्शन कमीशन को डी रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए, ऐसी मांग हमने नहीं की। यह अलोकतांत्रिक मांग है। हम चाहते हैं अच्छे लोग अपनी पार्टी को जाके उसका कंट्रोल लें। यही कांग्रेस पार्टी है जो एओयू ने एक अलग मकसद से शुरू की, जो तिलक ने, गोखले ने और गांधी ने एक इतिहास में दीपक आप जा रहे हैं। मेरा सवाल वर्तमान बोस भी अध्यक्ष बने, और इसके बाद वर्तमान में आकर ये गंदी नदी में तब्दील हो गई। हम चाहते हैं कि अच्छे लोग जाके दोबारा से इस पार्टी का चार्ज लें। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी में भी जो अच्छे लोग हैं जाके चार्ज लें। स्वस्थ राजनीति हो, राजनीतिक कल्चर बदले, राजनीति के नए मूल्य स्थापित हो, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम इसके लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम जाके सत्ता ग्रहण कर लें। मिशन 272 के लिए हम श्री रामालू जी को टिकट दे दें, खड़ा कर दें, येदियुरप्पा जी को उत्तर प्रदेश में रमाकांत यादव को टिकट दे दें। ये हम नहीं करेंगे, हमको इतना 272 का कोई ड्रीम नहीं है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका, आपने वक्त लिया लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैंने जानना चाहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, और चारों मेहमानों से निवेदन यही है कि शांति के साथ चर्चा में शामिल रहे आप, इसके लिए शुक्रिया। और अगर कोई मनभेद हुआ है तो उसको थोड़ा दूर कर लीजिए इस चर्चा खत्म होने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। तो फिलहाल ये थी हमारी आज की पहली खबर।